मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछली दो चर्चाओं में संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंधों की चर्चा हुई। आज संघ और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंध की चर्चा करते हैं। वित्त प्रशासन और शासन का प्राण है। जो स्थान हमारे शरीर में रक्त का होता है, वही स्थान प्रशासन और शासन में वित्त का होता है। बिना वित्त के, बिना पैसे के, बिना धन के कोई भी सरकार काम नहीं कर सकती। इसलिए आप जानते होंगे कि न केवल भारत में अपितु दुनिया के सभी देशों में वित्त वर्ष की समाप्ति के पहले अगले वर्ष का बजट संसद के द्वारा पारित कर दिया जाता है। तो जब तक संसद की स्वीकृति नहीं मिलती, तब तक प्रजातांत्रिक देशों में शासन कोई खर्च नहीं कर सकती और न ही किसी प्रकार से करारोपण कर सकती है। संसद जहां पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, वहां पर शासन पर यह नियंत्रण होता है कि वह संसद की स्वीकृति से सभी प्रकार के कार्य करे। संसद में उस पर चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद फिर उस राशि को संसद पारित करती है और तब फिर सरकार को उस प्रकार से खर्च करना या आय की प्राप्ति करने का अधिकार मिल जाता है। तो संपत्ति या धन का होना, पैसे का होना शासन के संचालन के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। जहां तक दुनिया के अन्य देशों में, विशेष करके जैसे हम अमेरिकन संघीय व्यवस्था को एक आदर्श व्यवस्था मानते हैं, अमेरिका में भी शुरुआती दौर में राज्य सरकारों के पास आय के स्रोत कम थे, केंद्र सरकार के पास आय के स्रोत अधिक थे। तो जिस उद्देश्य से राज्यों ने मिलकर के अधिक अधिकार प्राप्त करके यह सोचा था कि हम केंद्र पर निर्भर कम रहेंगे, वह उनकी आशा पूरी नहीं हुई और उनको भी अपने खर्च के लिए, पैसे के लिए केंद्र पर निर्भर रहना पड़ा। जैसे जैसे समय बीतता गया, केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ती गईं, न केवल विधायी और प्रशासनिक क्षेत्र में, अपितु अमेरिका में वित्त के क्षेत्र में भी केंद्र सरकार की शक्तियां लगातार बढ़ते जा रही हैं। राज्य सरकारें अमेरिका में केंद्र पर निर्भर होने लगी हैं। जहां तक स्विट्जरलैंड का प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में केंद्र सरकार की स्थिति बहुत कमजोर है वित्त की दृष्टि से, क्योंकि वह अपने समस्त खर्चों के लिए राज्य सरकारों के पैसे पर निर्भर करती है। वहां पर संघ सरकार अपना खर्चा भी राज्य सरकारों से प्राप्त राशि से संचालित करती है। लेकिन जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत के संविधान में वित्त की प्राप्ति या करों की उगाही, करारोपण, राज्य की शक्तियां, संघ सरकार की शक्तियां, इन सब का विस्तार से प्रावधान किया गया है। तो जहां पर जो शक्तियां संघ सरकार की हैं, मतलब संघ सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर करारोपण करने का अधिकार संघ सरकार को है और राज्य सरकारों के आय का स्रोत है राज्य सूची में आने वाले विषय। समवर्ती सूची के अंतर्गत दोनों सरकारों को अधिकार है, लेकिन इसमें विषयों की संख्या कम है, ऐसे विषय जहां से आय की प्राप्ति हो सकती है। तो पूरे संविधान में इस प्रकार की समुचित व्यवस्था की गई है। वैसे एक वित्त आयोग के गठन का भी प्रावधान संविधान में किया गया है। तो देखें किस प्रकार से करारोपण होता है, किस प्रकार से आय की प्राप्ति होती है। तो विशेष करके क्या होता है कि राज्य सरकारों को कल्याणकारी योजना बनाने की जिम्मेदारी अधिक होती है। केंद्र सरकार की योजनाएं इस माने में कम होती हैं, राज्य सरकारों की अधिक होती हैं। लेकिन राज्य सरकारों के लिए विडंबना यह है कि उनके पास काम तो बहुत है, योजनाएं बहुत हैं, लेकिन उनके पास उस अनुपात में आय के स्रोत नहीं हैं और उन्हें आय के लिए, राशि प्राप्त करने के लिए केंद्र पर निर्भर होना पड़ता है। तो देखें कौन कौन से, किस प्रकार से वित्तीय संबंधों की स्थापना भारत में केंद्र और राज्यों के बीच होती है, इसकी चर्चा करें। सबसे पहले है करारोपण। करारोपण करना सरकार का कार्य है और दुनिया के सभी देशों में करारोपण होता है। तो करारोपण कैसे होता है?
संविधान कहता है कि विधि के अधिकार के बिना कोई भी करारोपण नहीं किया जा सकता। विधि के अधिकार का मतलब है जब संसद कानून बनाकर पास करती है तब जाकर के शासन को उस रूप में उस क्षेत्र में करारोपण करने का अधिकार मिलता है। यदि शासन को करों से आय की प्राप्ति न हो तो शासन का पूरा भट्टा बैठ जाएगा, शासन दिवालिया घोषित हो जाएगी। आप जानते होंगे वेनेजुएला नाम का एक राष्ट्र है दक्षिण अमेरिका में। वेनेजुएला तेल के उत्पादन में एक संपन्न राष्ट्र था, लेकिन वहां की सरकार ने क्या किया, हर चीज को फ्री में बांटना शुरू किया। हर चीज को फ्री में बांटना शुरू किया। परिणाम का इसका यह निकला कि वहां की सरकार दिवालिया हो गई, क्योंकि व्यक्ति की आदत है जब कोई चीज मुफ्त मिलती है तो उसका वह दुरुपयोग करता है। और वेनेजुएला की सरकार ने लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए हर चीज को फ्री जब देना शुरू किया तब इसका दुरुपयोग भी, उसका जो गलत प्रभाव है वो उसका सामने आया। तो कोई भी सरकार बिना करारोपण के नहीं चल सकती। कर ही शासन की आय के सबसे बड़े और एकमात्र स्रोत है। तो विधि के अधिकार का बिना मतलब यह है कि जहां जिस किसी भी क्षेत्र में करारोपण की आवश्यकता है, हमको बरासी चाहिए, तो उसके लिए संसद का कानून होना आवश्यक है। इसी को कहते हैं विधि के अधिकार के बिना शासन करारोपण नहीं कर सकती। दूसरी चीज, संघ और राज्य सूची के अंतर्गत दोनों सरकारों को अपने अपने क्षेत्र में करारोपण करने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए कानून का होना आवश्यक है। तीसरी चीज, संघ के स्रोत हैं। जैसे संघ के आय के स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क। शुल्क और कर, इन दोनों में अंतर क्या है? कर के लिए संसद का कानून होना आवश्यक है, और दूसरा शुल्क है। शुल्क का मतलब यह होता है कि यदि किसी से शुल्क लिया जाता है तो उसका लाभ संबंधित व्यक्ति को मिलना चाहिए, और शुल्क के लिए संसद के कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती। शासन के आदेश से शुल्क वसूली की जा सकती है। जैसे आप किसी एक जू में घूमने जा रहे हैं, एक जैसे जंगल सफारी है, एक अभयारण्य है, वहां पर आप घूमने जा रहे हैं, तो आपसे टैक्स वसूला नहीं जाता, आपसे प्रवेश शुल्क वसूला जाता है। और जब आप प्रवेश शुल्क के लिए कुछ राशि दे करके अनुमति प्राप्त करते हैं, तब आप उस पूरे अभयारण्य में घूम पाते हैं। कहीं पार्क में यदि प्रवेश शुल्क लगता है तो उसका लाभ आपको मिलता है। तो कर और शुल्क में ये अंतर है। ये कर भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से दो कर आप देख लीजिए। दो कर, एक प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, दूसरा अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। प्रत्यक्ष कर आपसे कह करके दिया जाता है कि आपको इतना टैक्स देना है, और अप्रत्यक्ष कर का मतलब आप कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई भी किसी भी चीज का उपयोग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस पर टैक्स जुड़ा रहता है। जैसे मान लीजिए आप खाद्य सामग्री खरीदते हैं, या जैसे साबुन खरीदते हैं, साबुन की जो कीमत होती है उसमें फिर टैक्स भी जुड़ा रहता है, उत्पादन शुल्क जुड़ा रहता है। तो हर चीज, आप कोई भी सामान खरीदिए, कहीं पर भी घूमने जाइए, पैदल चलिए, सड़क पर चलिए, रेल पर चलिए, कुछ भी हो, इस पर शुल्क लगता है, टैक्स लगता है। इसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो दो प्रकार के कर होते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। तो संघ सरकार का स्रोत है सीमा, निर्यात शुल्क, उत्पादन शुल्क, रेलवे, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और फिर संपदा शुल्क। ये सब चीजें संघ की आय के स्रोत है। राज्य के आय के स्रोत के अंतर्गत कृषि भूमि पर कर, कृषि उत्पादों पर कर नहीं, कृषि भूमि पर कर। इसके अलावा चुंगी कर, बिजली कर, परिवहन के बारे में, परिवहन जहां कभी होता है तो परिवहन से प्राप्त, विशेष करके जो सड़क परिवहन के द्वारा विभिन्न चीजों का सामान लाना ले जाया जाता है, उस पर कर लगाना, यह राज्य के आय का स्रोत है। इसी प्रकार से संघ द्वारा आरोपित, अब देखिएगा इसमें जो टैक्सेशन सरकार के द्वारा किया जाता है, वो टैक्सेशन किस किस प्रकार से होता है, उसका संग्रह होता है, उसका किस प्रकार से पहले कर की राशि निर्धारित की जाती है, उसके बाद ये आरोपण हुआ, उसके बाद फिर राशि संग्रहित की जाती है, फिर उसका उपयोग होता है, उसके बारे में थोड़ा सा देखें।
तो कुछ कर ऐसे हैं जो कि संघ द्वारा आरोपित किए जाते हैं, संघ सरकार द्वारा संग्रहित किए जाते हैं, मतलब टैक्स कलेक्ट किया जाता है और संघ द्वारा ही उस राशि को खर्च किया जाता है। तो संघ द्वारा आरोपित, संग्रहित और विनियोजित जैसे कौन कौन से हैं? बिल, विनिमय, प्रॉमिसरी नोट, हुंडी, दवा, मादक द्रव्य और उत्पादन शुल्क। इन चीजों से जो भी टैक्स की प्राप्ति होती है वह संघ सरकार स्वयं निर्धारित करती है, कर की राशि खुद वसूल करती है और स्वयं उस राशि का उपयोग कर सकती है। इस पर राज्य सरकारों को कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, संघ द्वारा आरोपित, संग्रहित लेकिन राज्यों को वितरित कर दी जाती है कुछ राशि, कुछ टैक्स से प्राप्त राशि संघ सरकार वसूलती है, निर्धारित करती है और राज्यों को दे देती है। ये कौन कौन से हैं? जैसे उत्तराधिकार पर कर, कृषि संपदा को छोड़कर, अन्य कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति के उत्तराधिकार पर कर लगाया जाता है। फिर रेलवे से प्राप्त राशि और भाड़ा, रेल भाड़ा, वायु विमान भाड़ा, पानी के जहाज का भाड़ा, इसके द्वारा जो भी सामान ले जाया जाता है इस पर भाड़ा, समाचार पत्रों के विज्ञापन पर कर, इनके बारे में जो भी राशि प्राप्त होती है ये सब राशि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को दे देती है। तीसरा, संघ आरोपित, संग्रहित और विभाजन। संघ द्वारा आरोपित किया जाता है, संघ द्वारा संग्रहित किया जाता है और जो भी राशि प्राप्त होती है उसको दोनों सरकारें मतलब संघ सरकार और राज्य सरकारें आपस में बांट लेते हैं। बंदर बांट नहीं होता, ईमानदारी से बांट होता है। जैसे संघ सरकार को केंद्र शासित प्रदेशों का शासन चलाना पड़ता है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। ये आयकर के अंतर्गत ये चीजें सम्मिलित होता है। फिर राज्यों को अनुदान देने का प्रावधान संविधान में किया गया है। जैसे पटसन निर्यात, जूट और पटसन, इनका उत्पादन बहुत अधिक पश्चिम बंगाल में, बिहार में, ओडिशा में, असम में होता है। इसलिए पटसन और जूट निर्माता जो विदेशों को निर्यात करते हैं, जो भी बेचते हैं, उस पर जो भी राशि प्राप्त होती है उस राशि का बहुत बड़ा भाग इन 4 राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। इसके संविधान में प्रावधान है। दूसरा है प्राकृतिक प्रकोप के समय। प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़ अभी आ रही है, बाढ़ के समय कहीं पर भूकंप आया, कहीं पर सूखा पड़ा, तो ऐसा प्राकृतिक प्रकोप के समय केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है। तीसरा, आदिम जाति और कबीलों के उन्नयन के लिए, उनके विकास के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं उन सभी योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को संघ सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। और चौथा है विशेष अनुदान। यदि कोई राज्य आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा है तो वहां पर भी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा विशेष अनुदान दिया जाता है। लेकिन इन सभी प्रकार के अनुदानों से एक बात साबित होती है कि ये सब अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। जब केंद्र सरकार अनुदान देती है तो प्रत्येक अनुदान के साथ कुछ न कुछ शर्तें होती हैं कि इसका दुरुपयोग, ताकि इसका दुरुपयोग न होने पाए। जिस उद्देश्य से राशि दी जा रही है उसी उद्देश्य के लिए उस राशि का उपयोग, उस अनुदान का उपयोग होना चाहिए। नहीं तो उधर सीएजी बैठा हुआ है, क्योंकि सीएजी फिर जब आदित करता है तो पूरा गड़बड़ झाला सामने आ जाता है। तो नियंत्रण सरकार, केंद्र सरकार को राज्यों पर नियंत्रण करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। यदि मान लीजिए राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त अनुदान की राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, फ्री बीज बांटने में या मुफ्त में सामान बांटने में उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो केंद्र सरकार अनुदान को रोक सकती है। और करों से विमुक्ति, संघ सरकार के जो भी संपत्ति किसी राज्य में स्थित है या राज्य सरकार की कोई भी संपदा कहीं पर भी स्थित है, तो वहां पर उन संपदाओं पर कोई भी सरकार टैक्सेशन नहीं कर सकती, क्योंकि संघ सरकार का अपना कोई क्षेत्र नहीं है। संघ सरकार का क्षेत्र पूरा राज्य है, पूरा राष्ट्र है, लेकिन राज्य सरकारों का अपना एक क्षेत्र है, अपनी सीमा है। उस सीमा के अंदर यदि केंद्र सरकार की कोई भी संपदा है तो उस पर राज्य सरकार कोई टैक्स नहीं लगा सकती।
इसी प्रकार से राज्य सरकारों को कोई संपदा किसी भी दूसरे राज्य में है या अन्य किसी भी स्थान पर है तो वहां पर भी वहां की सरकार टैक्सेशन नहीं लगा सकती, इनको करों से विमुक्त किया गया है। फिर CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद संविधान के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इसे पूरे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सभी आय और व्यय का ऑडिट करने का अधिकार है। ऑडिट का मतलब लेखाओं की जांच, कितनी आय की आपने प्राप्ति की और किस प्रकार से आपने उसका उपयोग किया, जो उपयोग किया गया उसके लिए बजट में प्रावधान था या नहीं, उस कार्य की स्वीकृति आपको विधानसभा से संसद से मिली थी या नहीं, उसका दुरुपयोग तो नहीं हुआ, इन सभी चीजों की जांच CAG करता है और केंद्र सरकार के खर्चों का पूरा ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजता है, राज्य सरकारों के खर्च का पूरा रिपोर्ट राज्यपाल के पास भेजता है और इन रिपोर्ट्स पर फिर संसद में और विधानसभा में चर्चा होती है और ये CAG का रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा वित्त आयोग, वित्त आयोग के बारे में भी संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति हर 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग संघ और राज्य सरकारों के बीच राशि का किस प्रकार से वितरण किया जाए इसके बारे में रिपोर्ट देता है और उस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति फिर राज्य सरकारों के बीच राशि का वितरण करते हैं, ये वित्त आयोग। इसी प्रकार से वित्तीय आपात का प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। अनुच्छेद 352 बाह्य और आंतरिक संकट है, 356 संवैधानिक संकट है, राष्ट्रपति शासन, और 360 वित्तीय आपात का प्रावधान करता है। जब देश की वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय साख खतरे में हो तब राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकते हैं। तो वित्तीय संकट की घोषणा जब होती है तो पूरे देश के संपूर्ण आय के स्रोत पर, संपूर्ण राशि पर केंद्र सरकार का राष्ट्रपति का अधिकार हो जाता है और तब राज्य सरकारें को भी खर्च बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के नहीं कर सकती। राज्यों के समस्त आय के स्रोतों पर और या राज्यों के समस्त संपत्ति पर केंद्र सरकार का अधिकार हो जाता है। तो ये देश की वित्तीय व्यवस्था के बारे में, करारोपण के बारे में इस प्रकार से संबंध है। अब देखें विवाद के स्रोत क्या है, विवाद का कारण क्या है। विधायिक क्षेत्र में भी संघ और राज्यों के बीच हम विवाद देखते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में भी संघ और राज्य के बीच हम विवाद पाते हैं, वित्त के क्षेत्र में भी विवाद है। वित्त के लिए तो असली विवाद होता है क्योंकि राज्य सरकारें अपने खर्च का लगभग 65 से 70% राशि केंद्र से अनुदान के रूप में प्राप्त करती है और जो राज्य सरकारें अपने कुल खर्च का 70% तक राशि केंद्र से प्राप्त करते हैं तो केंद्र का नियंत्रण राज्यों पर कितना ज्यादा बढ़ता है ये आप सोच सकते हैं। तो देखें किस किस प्रकार से विवाद होता है। सबसे पहले है राज्य का स्रोत, राज्य सरकारों के आय के स्रोत कम हैं, उनके खर्च अधिक हैं क्योंकि कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करना, उनको क्रियान्वित करना राज्य सरकारों की अधिक जिम्मेदारी है, लेकिन उनके स्रोत कम होने के कारण उन्हें उन कार्यों के लिए केंद्र के पर निर्भर होना पड़ता है। जब केंद्र सरकार अनुदान देती है तभी वे उस काम को संपन्न कर पाते हैं। इसलिए यदि किसी दूसरे दल की सरकार बनी और केंद्र में एक दूसरे दल की सरकार है तो इसलिए इनके बीच तू में होते रहता है। राज्य सरकार आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार हमको अमुक कार्य का अनुदान नहीं देती है और केंद्र सरकार कहती है कि हम आपको अनुदान देते हैं, आप उसका दुरुपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों की बीच तू में चलते रहती है। दूसरा, राज्य ऋणग्रस्त। राज्य सरकारें चूंकि कल्याणकारी योजनाओं को अधिक लागू कर रही हैं, इसलिए आय के स्रोत कम होने के कारण वे लगातार ऋणग्रस्तता से पूरित हो रही है, उनकी ऋणग्रस्तता बढ़ते जा रही है और राज्य सरकारें भी इतना अंधाधुंध खर्चा कर रही हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसे अनावश्यक खर्च करते हैं राज्य सरकारें, ऐसे करती हैं जिस पर केंद्र का कोई नियंत्रण नहीं हो पाता। देखिए विभिन्न राज्यों में राज्य सरकारें किस प्रकार से फ्री में चीजें बांट रही हैं लोगों को, फ्री में
मतलब कि महिलाओं को बसों में आना जाना सब फ्री। क्या धंधा है ये? बिजली इतने यूनिट तक फ्री, बच्चों को या स्कूटी देना। तमिलनाडु में शुरू हुआ था, हर घर, प्रत्येक घर में एक एक टेलीविजन सेट दिया जाएगा। ये क्या है? फ्री बीज। वे भोजन की चीजें दी जाए किसी व्यक्ति को, तो जो बिल्कुल निर्धन व्यक्ति हैं, जो भूखों रहते हैं, उनके लिए एक सुविधा मिल जाती है कि कोई भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी देश में भूखा नहीं रहना चाहिए। खाने की चीज कुछ दीजिए। आप फ्री में यदि बिजली बांटेंगे, फ्री में यदि आप पानी बांटेंगे, फ्री में आप लोगों को परिवहन की सुविधा देंगे, आखिर इसका पैसा कहां से आप जुटाएंगे? और यही विवाद का जड़ है। विभिन्न राजनीतिक दल वोट पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए सभी इसी प्रकार की घोषणाएं करते हैं, लेकिन वे यह नहीं बताते कि जो राशि वो फ्री में बांटेंगे लोगों को, उसकी पूर्ति कैसे हो। फिर अनुदान में भेदभाव। राज्य सरकारों का सबसे बड़ा आरोप केंद्र पर यह है कि केंद्र सरकार अनुदान देने में भेदभाव करती है। स्वाभाविक है, राजनीतिक विरोध तो भारत में है ही, और राजनीतिक विरोध के कारण इस प्रकार से भेदभाव का होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि केंद्र सरकार हमेशा राज्य सरकारों पर आरोप लगाती है कि आपने हमारे द्वारा दिए गए अनुदान का दुरुपयोग किया, इसलिए हम अनुदान रोक देते हैं। और अंतरराज्यीय व्यापार में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होने लगा है, इसलिए राज्य सरकारें केंद्र पर हमेशा आरोप लगाती है। तो ये कुछ राजनीतिक विरोध है, विवाद के क्षेत्र में है, और इन विवादों के कारण राज्य सरकारों का काम धाम इससे प्रभावित होता है। केंद्र सरकार फिर भी यह देखती है कि राज्य सरकारों को बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के पर्याप्त राशि अनुदान रूप में मिलनी चाहिए। इसके बाद अब हम निष्कर्ष पर पहुंचे। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय, इन तीनों क्षेत्रों में केंद्र सरकार की शक्तिशालीता हमें स्पष्ट दिखती है। भारत की जैसी राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था है, उसके अनुरूप यह आवश्यक है कि केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनना पड़ेगा। यदि केंद्र सरकार शक्तिशाली नहीं है तो राष्ट्र सुरक्षित नहीं रह सकती। तो देश की सुरक्षा के लिए, अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए केंद्र का अधिक शक्तिशाली होना आवश्यक है। यदि केंद्र अधिक शक्तिशाली होगा तो राज्यों की स्वायत्तता इससे प्रभावित होगी। लेकिन संतुष्टि की बात यह है कि इतना होने के बावजूद, कि केंद्र सरकार की अधिक शक्तियां होने के बावजूद भारत में राज्य सरकारें हैं, वे अपनी शक्तियों का उपयोग करती हैं, समयबद्ध तरीके से निर्वाचन होते हैं, लोकप्रिय सरकारों की स्थापना होती है, और वे चाहें तो केंद्र के साथ समायोजन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से पूरा कर सकती हैं। यह राज्य सरकार के नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वह केंद्र सरकार के साथ किस प्रकार से समायोजन करता है। यदि आप हमेशा नकारात्मक ढंग से सोचेंगे, आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होना आवश्यक है। यदि आप सकारात्मक सोचेंगे तो आप सही मार्ग पर चलेंगे, देश का, राज्य का कल्याण होगा, आपकी कल्याणकारी योजनाएं भी अच्छी तरह से लागू हो सकेंगी, और आप जनता के बीच लोकप्रिय होकर वोट प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन यदि आपने जनधन का दुरुपयोग किया, जनधन के दुरुपयोग के आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। यदि आपने जनधन का दुरुपयोग किया तो स्वाभाविक है केंद्र सरकार आपको दी जाने वाली अनुदान की राशि को रोक सकती है। लेकिन आप, ये सही है कि आप जो भी खर्चा करेंगे, जो भी व्यय करेंगे, आपको कोर्ट में खड़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन जनता आजकल समझने लगी है, पब्लिक है, ये सब जानती है। फिर राज्यों की फिजूल खर्ची, इसकी भी चर्चा हो गई, क्योंकि फ्री बीस में बांटने में आजकल मशगूल हो गए हैं, क्योंकि उनको कुर्सी चाहिए, और यह बहुत बुरी प्रवृत्ति है। और तीसरा, राजनीतिक विरोध का भाव अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि यदि केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार है तो उनके बीच बहुत बढ़िया समायोजन होता है, तो
लेकिन दूसरे दल की सरकार है तो उनके बीच तू में जिस प्रकार से पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसी प्रकार से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इसी प्रकार से तू में का भाव, आरोप प्रत्यारोप का भाव हमेशा चलते रहता है। लेकिन फिर भी अभी तक का हमारा अनुभव ये बताता है कि राज्य सरकारों ने अपने वित्तीय अधिकारों का भरपूर दुरुपयोग किया है। ये ठीक है कि केंद्र सरकार भी कभी कभी भेदभाव करती है, लेकिन राज्य सरकारें भी गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपनी वित्तीय शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोकने के लिए केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां मिलनी चाहिए। यह है संघ और राज्य का संबंध। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।